अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई वेलकम यू ऑल टू दिस सेशन जिसमें हम बात कर रहे थे ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड की पार्ट। इस चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है ह्यूमन आई, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई देखा, जिसमें हमने ह्यूमन आई का करेक्शंस देखा, कौन कौन से डिजीजेस हैं, कौन कौन से लेंसेज से करेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें देखी हैं और उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी करें। अब इसी चैप्टर का दूसरा पार्ट विच इज द कलरफुल वर्ल्ड, बेसिकली जब हम लाइट का स्पेक्ट्रम देखें उससे कौन कौन सी चीज़ें हम प्रैक्टिकल लाइफ में अलाइन कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल अगर डिस्पर्शन हो रहा है लाइट 7 कलर्स में, 7 यानी कि स्पेक्ट्रम मिल रहा है आपको लाइट का, तो यू सी इट एज अ रेनबो। या फिर अगर स्कैटरिंग हो रही है एटमॉस्फेयर में तो आपको स्काई ब्लू कलर का दिखता है। या फिर अगर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हो रही है तो आपको स्टार ट्विंकल करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इन्हीं सब फिनोमेनास के लिए, इन्हीं सब फिनोमेनास के ऊपर हम बात करेंगे एक एक करके, एंड विल सी हम नॉर्मल डे टू डे लाइफ में एटमॉस्फेयर में इन सब चीज़ों को कैसे देख पा रहे हैं। सो हमारा टॉपिक होगा द कलरफुल वर्ल्ड, जिसमें हमारे इंसाइट्स होंगे, मेन कैप्चर्स जो होंगे, मेन टॉपिक्स होंगे वो होंगे डिस्पर्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग एंड अ लिटिल बिट अबाउट द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है बेटा, सो लेट्स जस्ट डाइव इनटू दिस टॉपिक। इस चीज को समझने से पहले लेट्स गेट बैक टू आवर चैप्टर 1 जिसमें हमने लाइट पढ़ा था। तो मैंने आपसे कहा था लाइट को किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है, वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, और ये जो है स्पेक्ट्रम, दिस इज द स्पेक्ट्रम फॉर योर लाइट। ठीक है, तो लाइट का जो स्पेक्ट्रम है इसमें बीच में आपका ये विजिबल पोर्शन आ रहा है। विजिबल से इस तरफ जाएंगे तो अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज, गामा रेज, और इस तरफ जाएंगे आप तो इंफ्रारेड, बेसिकली रेड का वेवलेंथ ज्यादा होता है, तो इधर जाएंगे तो वेवलेंथ आपको यहाँ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी घटती हुई दिखाई दे रही है। तो जैसे ही हम रेड से इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव की तरफ जा रहे हैं तो हमारा वेवलेंथ बढ़ रहा है, फ्रीक्वेंसी कम हो रही है। आप जा रहे हैं वॉयलेट से इस तरफ, ये पोर्शन हम देख नहीं सकते, ये आपका गामा, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज। तो जो हम कलरफुल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज द विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। लाइट सिर्फ 7 कलर्स की नहीं बनी होती है, दैट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइट नोन एज विजिबल स्पेक्ट्रम। इसके आगे और पीछे बहुत सारे वेव्स हैं, ठीक है, बट दैट इज नॉट माई कंसर्न राइट ओवर हियर। जब मैं रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन की बात कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, यानी कि विजिबल लाइट। और हम सब जानते हैं कि विजिबल लाइट मेनली 7 कलर बैंड्स की होती है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, जिसको आप एक एक्रोनियम से भी देखते हैं विच इज विबग्वायर। ठीक है, अब पहले तो हम आपका ये टॉपिक शुरू करने से पहले वेरी इंटरेस्टिंग बात ये होगी हमारी जानने की कि क्यों ये कलर्स और किस बेसिस पे ये अलग अलग हैं। ठीक है, तो लेट्स जस्ट फिगर आउट दैट पार्ट। तो आप ये जो बैंड देख पा रहे हैं ना बेटा, इसमें जो रेड कलर है उसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, और जैसे ही आप इस तरफ जाएंगे तो ये वेवलेंथ कम होता जाएगा। तो वॉयलेट का वेवलेंथ सबसे कम है और रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। अब अगर हम नॉर्मल वेव्स की भाषा में समझें तो वेवलेंथ क्या है? तो वेवलेंथ मतलब लेंथ ऑफ अ साइकिल ऑफ अ वेव। जब एक वेव एक पूरा साइकिल कंप्लीट करती है, उस साइकिल का लेंथ कितना है। अगर मैं एक ऑर्डिनरी इंसान की तरह इसको शो करूं तो रेड हमें कुछ ऐसा बड़ा साइकिल बनाती हुई दिख रही है, और वॉयलेट छोटे छोटे बहुत सारी साइकिल्स बनाती हुई दिख रही है। तो ये आपका रेड का वेवलेंथ ज्यादा है और वॉयलेट का वेवलेंथ कम है। अब एक और बात समझिए, जो हमारा एटमॉस्फेयर है ना, हमारा मेन कंसर्न इज एटमॉस्फेयर कैसे सन से आने वाली रेज के साथ खेलता है, कैसे उनको डिविएट करता है, और कैसे अलग अलग कलर अलग अलग तरीके से डिविएट होता है। तो जो रेड वेवलेंथ है हमारी, रेड कलर ऑफ योर सोलर लाइट, व्हाइट लाइट के प्रीमिस पार्ट का, व्हाइट लाइट के स्पेक्ट्रम का, तो ये रेड लाइट का वेवलेंथ ज्यादा है। और एटमॉस्फेयर में जो पार्टिकल्स है मोस्टली कौन से हैं? नाइट्रोजन गैस हो गया, ऑक्सीजन गैस हो गया, डस्ट पार्टिकल्स हो गए, एरोसॉल्स हो गए। तो ये जो एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स हैं ये इतने बड़े नहीं हैं कि ये रेड वेवलेंथ को स्कैटर कर सकें। इनकी वेवलेंथ इस जोन में रहती है,
तो इनकी वेवलेंथ भी यहाँ 400 से 500 के नैनोमीटर के बीच में रहती है, और ये पार्टिकल्स इस विजिबल लाइट के इस पोर्शन को ज्यादा स्कैटर कर पाते हैं। ज्यादा स्कैटर करेंगे यानी कि इसके साथ ज्यादा कोलाइड कर पाते हैं। तभी हम देखते हैं कि रेड लाइट का वेवलेंथ ज्यादा होने के साथ साथ उसकी स्पीड भी ज्यादा है। स्पीड ज्यादा क्यों है? क्योंकि वो टकरा नहीं रहा ज्यादा, उसका वेवलेंथ इतना बड़ा है कि एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स उसको कम डिविएट कर रहे हैं। तभी जब हम डिस्पर्शन भी देखते हैं, हम ये चेक करते हैं कि जो रेड लाइट है उसका डिविएशन सबसे कम होता है, वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, सबसे कम एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स उसको टकराने के बाद डिविएट करेंगे, सीधा निकल जाता है। ठीक है, और दूसरा आपका वॉयलेट, इंडिगो ब्लू, ये वाला जो रेंज है जहाँ वेवलेंथ कम है, तो एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स का जो वेवलेंथ है वो इनसे थोड़ा मैच करता है, सिंक में आता है, तो इनकी स्कैटरिंग भी ज्यादा होती है, डिविएशन भी ज्यादा होती है। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसकी स्पीड भी ज्यादा होगी, क्योंकि एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स उस वेवलेंथ को ज्यादा डिविएट नहीं कर पाएंगे, स्कैटर नहीं कर पाएंगे। एज अ रिजल्ट उसकी स्पीड बहुत कम नहीं होगी, और वो जो स्पीड है एग्जैक्टली ऑलमोस्ट जो है सिमिलर रहेगी। ठीक है, तो रेड कलर वेवलेंथ ज्यादा, स्पीड ज्यादा। यहाँ पे इस रेंज में पहुंचे वॉयलेट, इंडिगो ब्लू, तो इनका जो है वेवलेंथ कम है, स्कैटरिंग ज्यादा है, जिसकी वजह से स्पीड कम हो रही है। ओके, तो ये चीज हमें अंडरस्टैंड करनी है, और जब भी हम इस चैप्टर में अब आगे बात करेंगे हम इसी विजिबल स्पेक्ट्रम की बात करेंगे, यानी कि बैंड ऑफ 7 कलर्स की बात करेंगे। इन सब वेव्स की बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारे वाइट लाइट का पार्ट नहीं है। ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो आपका इस पार्ट में है कलरफुल वर्ल्ड में, वह है डिस्पर्शन। और डिस्पर्शन को बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए हम यहाँ ये एक 3D स्ट्रक्चर जिसे हम प्रिज्म कहते हैं वो ले रहे हैं। यहाँ तो मैं प्रिज्म का आपको फ्रंट व्यू दिखा पा रही हूँ, बट प्रिज्म बेसिकली एक 3D स्ट्रक्चर है। एक तरफ इधर भी आपका ट्रायंगुलर पार्ट है, इधर भी आपका ट्रायंगुलर पार्ट है, सामने, नीचे और पीछे एक रेक्टेंगुलर सेक्शन है। तो इस तरह जब प्रिज्म से व्हाइट लाइट निकलती है तो वो 7 कलर्स में डिस्पर्स होती है, और इसी फिनोमेना को हम डिस्पर्शन कहते हैं। अब हम समझते हैं पहले तो ये डिस्पर्शन में ये डिविएशन कैसे आ रहा है, ये लाइट सीधा ऐसे क्यों नहीं जा रही है, हल्का डिविएट होके क्यों जा रही है। और इसके साथ साथ ये भी समझेंगे कि रेड लाइट सबसे ऊपर क्यों है और वॉयलेट सबसे नीचे क्यों है, क्यों रेड लाइट का डिविएशन सबसे कम हो रहा है और वॉयलेट का ज्यादा डिविएशन हो रहा है। तो यहाँ पहले आते हैं बेटा, आपने प्रिज्म लिया जो कि ग्लास सरफेस है, और जो आपकी इंसिडेंट रे है वो एयर से आ रही है। सो लेट्स जस्ट गेट बैक आपके पुराने चैप्टर जिसमें हमने रिफ्रैक्शन में पढ़ा था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हमने कहा था जब भी लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाती है, ऑब्वियसली रेयरर मीडियम में उसकी स्पीड ज्यादा होती है, डेंसर मीडियम में उसकी स्पीड कम हो जाती है। तो वो लाइट क्योंकि उसकी स्पीड कम है वो टुवर्ड्स नॉर्मल चलती है, और अगर उसकी स्पीड, अगर आप उसको डेंसर से रेयरर लेके जाओगे तो अचानक से उसकी स्पीड बढ़ जाती है, तो वो बिल्कुल दूर का रास्ता लेती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाती है, बिकॉज ऑब्वियसली एनर्जी है उसके पास। यहाँ उसका उल्टा है, रेयरर से डेंसर जा रहे हैं। ठीक है बेटा, अब हमने ये लाइट रे ली है, ये हमारा एंगल है नॉर्मल के साथ जिसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कह रहे हैं। अब अगर डिविएशन नहीं होती तो ये लाइट रे सीधा ऐसे जाती है ना, तो ये हमारी रेफरेंस लाइन हो गई, मगर डिविएशन हो जाएगी क्योंकि हम रेयरर से डेंसर की तरफ जा रहे हैं। अब यह है कि डिविएशन कैसे होगी, टुवर्ड्स नॉर्मल होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी। तो हमारी डिविएशन जो है नॉर्मल की तरफ होगी, टुवर्ड्स नॉर्मल, और इस तरह हमारी रिफ्रैक्टेड रे बनेगी। रिफ्रैक्टेड रे अंदर मैं और डिविएट नहीं कर रही क्योंकि थ्रू आउट होमोजीनियस मीडियम है, पूरा एक ग्लास का बना है, तो अंदर कोई डिविएशन नहीं होगी, सिर्फ इस इंटरफेस पे टुवर्ड्स नॉर्मल एक डिविएशन हो रही है। जैसे आप इस इंटरफेस पे पहुंचे, अब हम डेंसर से रेयरर की तरफ जा रहे हैं, सो विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब ये होना चाहिए था ओरिजिनल पाथवे अगर डिविएट नहीं होता, लेकिन अब हम नॉर्मल से दूर जा रहे हैं, अवे, ये आपका नॉर्मल, हाँ, उससे दूर जा रहे हैं, अवे फ्रॉम नॉर्मल, और यहाँ जाके हमारी जो है इमर्जेंट रे बाहर निकल रही है। अब एंगल्स देख लेते हैं।
जो आपकी हमेशा एंगल्स जो है इंसिडेंट, इमर्जेंट, रिफ्रैक्टेड, ये नॉर्मल के साथ बनते हैं। तो जो आपकी इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। जो आपकी रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। और ये जो सबसे आखिर पे इमर्जेंट रे निकली है, ये जो एंगल बनाएगी नॉर्मल के साथ वो एंगल ऑफ इमर्जेंस होगा। स्लैब को याद करिए, जब हमने ग्लास स्लैब में सेम चीज करी थी तो ये तो देखा था कि जो इमर्जेंट रे है वो इंसिडेंट रे के ओरिजिनल पाथ से पैरेलल जा रही थी और उसको हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट कह रहे थे। यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ अगर चेक करें तो ये है ओरिजिनल इंसिडेंट रे का पाथ, लेकिन इमर्जेंट रे ऐसे डाइवर्ज होके निकल रही है। अगर आप इसको पीछे खींचोगे तो जहां ये दोनों रेज इंटरसेक्ट करेंगी उस एंगल को एंगल ऑफ डेविएशन कहेंगे। तो एंगल ऑफ डेविएशन किस किस के बीच में एंगल है? ये इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल है एंगल ऑफ डेविएशन। साथ ही में जो आपकी इंक्लाइंड सरफेसेस हैं प्रिज्म के, इसे कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, तो ये चीजें हमने ध्यान में रखी हैं। इसी का अब ये आप तो पता कर चुके हैं कि जब भी प्रिज्म से रेडिएशन जाएगी तो डेविएशन तो होगा, क्योंकि हम पहले रेयरर टू डेंसर जा रहे हैं और फिर डेंसर टू रेयरर जा रहे हैं। और अब इस डेविएशन को हम ध्यान से देखेंगे। ओके बेटा, अब आपने ग्लास प्रिज्म लिया, वहां ये डेविएशन हुआ, एक बार रेयरर टू डेंसर, एक बार डेंसर टू रेयरर, और आपको ये स्पेक्ट्रम मिल गया आपके 7 कलर्स का। हम बात कर रहे थे विजिबल लाइट के स्पेक्ट्रम की, जहां मैंने आपको बोला रेड जो कलर है उसका वेवलेंथ बहुत ज्यादा होता है और एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स उसको डिविएट नहीं कर पाते कंपैरेटिवली टू दैट ऑफ द ब्लू, वायलेट, इंडिगो, नीचे वाले जो स्पेक्ट्रम के कलर्स है। एज अ रिजल्ट आप वायलेट को सबसे नीचे देखते हैं और इसका डिविएशन, आप अगर इस लाइन को ऐसे खींचें तो वॉयलेट का डिविएशन सबसे ज्यादा है ना बेटा, और रेड का डिविएशन सबसे कम है। ये तो हमने कंसिडर भी करा था, ये तो हमने अंडरस्टैंड भी किया प्रैक्टिकली क्यों डिविएशन कम है, कि जब ये सोलर लाइट, वाइट बैंड ऑफ लाइट आपके एटमॉस्फेयर से होकर जाएगा तो रेड लाइट का वेवलेंथ ज्यादा है, उसको बहुत सारे पार्टिकल स्कैटर नहीं कर पाएंगे और उसकी स्पीड पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो उसका डिविएशन भी कम रहेगा। ओके, तो रेड लाइट का स्पीड ज्यादा है, डिविएशन सबसे कम है, और इधर डिविएशन सबसे ज्यादा है, बेंडिंग सबसे ज्यादा हो रही है। तो जिसका वेव लेंथ ज्यादा उसका डिविएशन कम, जिसका वेव लेंथ कम उसका डिविएशन ज्यादा, जिसका वेव लेंथ ज्यादा उसकी स्पीड ज्यादा, जिसका वेव लेंथ कम उसकी स्पीड भी कम। होप यू अंडरस्टैंडिंग दिस। ये आइजैक न्यूटन का एक बिल्कुल बहुत ही अच्छा वाला एक एक्सपेरिमेंट था, जहां उन्होंने ये फिगर आउट करा कि सोलर लाइट जो व्हाइट लाइट है इट इज मेड अप ऑफ 7 कलर्स इन जनरल। तो उन्होंने व्हाइट लाइट इंसिडेंट करी, सेम डिस्पर्शन फिनोमेना से स्पेक्ट्रम मिल गया उनको 7 कलर्स का। फिर उन्होंने एक इन्वर्टेड प्रिज्म रखा और अब 7 कलर्स को प्रिज्म पे डाला। बाद में जो आपको इमर्जेंट दिखा वो व्हाइट लाइट थी। तो इससे हमें ये पता चला कि व्हाइट लाइट 7 डेफिनेट कलर्स या बैंड्स की बनी हुई है, वॉयलेट बीइंग द वन जिसका वेवलेंथ सबसे कम है एंड रेड बीइंग द वन जिसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब ये डिस्पर्शन रियल लाइफ में कहाँ पे हो रहा है? रेनबो जब बन रही है। तो लेट्स जस्ट गेट इनटू द कॉन्सेप्ट ऑफ रेनबो। ओके, अब रेनबो बनने के लिए सबसे पहले सनलाइट का होना भी चाहिए और आपके एटमॉस्फेयर में वाटर ड्रॉपलेट्स भी होने चाहिए। यही छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स प्रिज्म के जैसा काम करेंगे और आपकी सनलाइट की डिस्पर्शन करते हुए आपको रेनबो दिखाएंगे। पर जितना सिंपल ये मैकेनिज्म लगता है उतना है नहीं, एक्चुअल में बहुत डीप थॉट्स हैं इसके अंदर। तो एक एक करके देखते हैं क्या हो रहा है। तो अब वी आर इनटू द एटमॉस्फेयर, जहां पे सनलाइट भी है, जहां पे वाटर ड्रॉपलेट इज आल्सो एक्टिंग एज अ प्रिज्म। तो अब देखते हैं कैसे ये रेनबो बनती है। ठीक है बेटा, तो सोलर लाइट आएगी और ये बेटा हमारे रेयरर मीडियम से, क्योंकि एयर से आ रही है, और ये वाटर ड्रॉपलेट डेंसर मीडियम के जैसा काम करेगा, तो ये रेयरर से डेंसर की तरफ जा रही है और टुवर्ड्स नॉर्मल होती हुई जा रही है।
इसके बाद जैसे ही ये वाटर ड्रॉपलेट के साथ हिट करती है, क्योंकि अलग अलग कलर्स का वेवलेंथ अलग अलग है, तो ये कलर्स जो है डिस्पर्शन करते हैं और 7 कलर्स में ब्रेक हो जाते हैं। सीधा ये बिल्कुल ड्रॉपलेट के एंड पे आते हैं। अब निकलना चाहिए था ना ऐसे बाहर, पर होता नहीं है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फैंसी फिनोमिनास जिसको हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो रेन ड्रॉप में होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को 1 मिनट के लिए थाम देते हैं, पहले देखते हैं आगे क्या होता है, फिर मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है क्या। ओके, अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ तो अपनी ही बॉडी के अंदर ये 7 रेज वापस से आई। अब यहाँ हम डेंसर टू रेयरर जा रहे हैं, तो एक और बार रिफ्रैक्शन होगा और ये लाइट रेज इन द फॉर्म ऑफ रेनबो हमको दिख जाएंगे। ठीक है, अब एक और बात है, अगर ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सिर्फ एक बार हो रहा है, मान लो यहाँ हो रहा है, तो आपको सिर्फ एक रेनबो दिखेगी जिसमें रेड आपको ऊपर दिखेगा, रेड कलर जैसे आप ये देख पा रहे हैं, रेड शेड ऊपर है, तो दिस इज प्राइमरी रेनबो। लेकिन अगर ड्रॉपलेट में एक जगह टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के बाद मान लीजिए यहाँ दूसरी जगह भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो फिर उसके बाद रेनबो निकल रही है बाहर, तो उसे हम सेकेंडरी रेनबो कहते हैं। तो अगर एक बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ तो प्राइमरी रेनबो बनता है, अगर एक से ज्यादा यानी कि 2 बार आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ तो सेकेंडरी रेनबो भी बनता है। सेकेंडरी रेनबो कैसे फिगर आउट करेंगे कौन सा प्राइमरी है कौन सा सेकेंडरी, देखने के बाद प्राइमरी का रेड कलर ऊपर होगा और वो हल्की सी ब्राइट होगी क्योंकि पहली रिफ्लेक्शन से बनी है। सेकेंडरी रेनबो का कलर जो है बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा, अब ऊपर आ जाएगा आपका वॉयलेट कलर और रेड आ जाएगा नीचे। ये जो आप डिम शेड में देख पा रहे हैं, दिस होल एरिया, दिस इज सेकेंडरी रेनबो और ये हल्की सी डल होगी। ठीक है, तो हम समझते हैं रेनबो बनने के स्टेप्स। सबसे पहले हमारे पास रिफ्रैक्शन है क्योंकि हम रेयरर टू डेंसर मीडियम जा रहे हैं। ड्रॉपलेट के अंदर ड्रॉपलेट इज एक्टिंग एज अ प्रिज्म, वहां हो रहा है डिस्पर्शन। डिस्पर्शन होने के बाद एक और फिनोमिना हो रहा है जहां पे ये जो डिस्पर्स्ड रेज है या कलर्स है वो अपनी ही बॉडी में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं और इसको कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और साथ ही में दोबारा से बाहर निकल रहा है, दोबारा से रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड देन अगेन रिफ्रैक्शन। अब आते हैं अपने टॉपिक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे। आपका दिमाग में ये आना चाहिए कि मैम आपने जब हमें रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पढ़ाया था आपने बताया था कि अगर पॉलिश्ड सरफेस होगी तो लाइट की रे वापस आएगी, उसे रिफ्लेक्शन कहेंगे, अगर पॉलिश्ड सरफेस नहीं होगी तो लाइट की रे पार चली जाएगी, उसे रिफ्रैक्शन कहेंगे। मैम वाटर ड्रॉपलेट कौन सा पॉलिश्ड सरफेस था जो कि लाइट की रे रिफ्लेक्ट हो रही है? बेसिकली ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है और ये रिफ्लेक्शन नहीं है, रिफ्रैक्शन का फिनोमेना है। लेट्स फिगर आउट व्हाट दिस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज एंड देन विल गो अगेन इसी रेनबो के साथ एंड देन सी क्या हो रहा है एक्चुअल में। तो अंडरस्टैंड करें हम रिफ्रैक्शन वाले पार्ट से, अगर हमारी लाइट की रे डेंसर से रेयरर की तरफ जा रही है, अगर हमारी लाइट की रे डेंसर टू रेयरर जा रही है, वी नो डेंसर टू रेयरर जाएगी स्पीड बढ़ जाएगी तो वो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी, तो ये नॉर्मल है और ये अवे फ्रॉम नॉर्मल जा रही है ना बच्चे? दिस इज गोइंग अवे फ्रॉम नॉर्मल। ओके, अब जैसे जैसे आप इस एंगल को बढ़ाते जाओगे ये और दूर चली जाएगी। मान लो आपने यहां रख दिया और ये यहां आ गई। एक टाइम पे अगर आपने इंसिडेंट एंगल इतना बढ़ा दिया कि जो लाइट की रे दूर जाते जाते इस मीडियम के बिल्कुल बाउंड्री पे आ गई, नॉर्मल के साथ बिल्कुल 90 बनाती हुई, इस एंगल को कहेंगे हम क्रिटिकल एंगल। यानी क्रिटिकल एंगल इंसिडेंट एंगल, यानी कि वो इंसिडेंट एंगल है जिस पे जो रिफ्रैक्टेड रे है वो पहले ही मीडियम के पैरेलल निकल जाती है, ये है क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल मतलब इसके बाद चीजें चेंज होने वाली है। अब अगर आपने क्रिटिकल एंगल से और थोड़ा बड़ा एंगल ले लिया, एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो अब ये लाइट की रे जो पहले यहाँ थी ना वो अपने ही मीडियम में रिफ्लेक्ट होती हुई जाएगी। तो क्या आपको किसी पॉलिश की जरूरत पड़ी? नहीं, ये क्रिटिकल एंगल का फंडा है। तो अगर आपकी, और एक बात याद रखिएगा ये तब होगा जब हम डेंसर से रेयरर की तरफ जाएंगे क्योंकि अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाना है।
तो जब हमारा लाइट का रे डेंसर से रेयरर में जाता है, अवे फ्रॉम नॉर्मल जाता है, ये हमारा इंटरफेस है, तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल गया, अवे फ्रॉम नॉर्मल गया, इंटरफेस तक पहुंच गया। उसके बाद जब आप और बढ़ाओगे एंगल को, ये अपने ही मीडियम में रिफ्लेक्ट करेगा। अब चलते हैं इसी फिनोमेना में दोबारा। यहाँ क्या हुआ, ये वाटर ड्रॉपलेट डेंसर था और बाहर इसको आना था जो कि था एयर, जो कि था रेयरर। तो हम डेंसर से रेयरर की तरफ जाना चाहते थे, लेकिन क्रिटिकल एंगल क्रॉस हो गया। प्राइमरी रेनबो के केस में 42 डिग्री का आप क्रिटिकल एंगल मान सकते हैं और सेकेंडरी में 51 डिग्री का क्रिटिकल एंगल है। तो ये क्रिटिकल एंगल क्रॉस हो गया और इस वजह से ये अपनी ही बॉडी में रिफ्लेक्ट हो गया। तो किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ी, किसी पॉलिश की जरूरत नहीं पड़ी, हो तो रिफ्रैक्शन ही रहा था, मगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना बढ़ गया कि उसने क्रिटिकल एंगल क्रॉस कर लिया। क्रिटिकल एंगल क्रॉस कर लिया तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने लगी, यानी अपनी ही मीडियम में वो रिफ्लेक्ट होने लगा। सो दैट इज वेयर द फंडा ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कम्स फ्रॉम। ओके, यहाँ मैंने रेन ड्रॉप पे दिखाया भी है। हाँ, तो लाइट की रे आई, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुई और वापस आ गई। ठीक है, और ये रेड ऊपर वॉयलेट नीचे, क्योंकि हम प्राइमरी बना रहे हैं। अगर आप 2 बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करोगे तो सेकेंडरी रेनबो भी बनेगा, बिल्कुल उल्टा कलर स्कीम पे, लेकिन थोड़ा सा डल। ओके बच्चे, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है वो है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है ना बेटा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इसके अंदर होमोजेनियस स्ट्रक्चर नहीं है, सारी लेयर एक जैसी नहीं। तो लेट्स जस्ट पहले डाइव इनटू कि एटमॉस्फेयर दिख कैसे रहा है, तब हम देखते हैं स्कैटरिंग कैसे हो रही है, कैसे हमें रिफ्रैक्शन हो रहा है, कैसे आपको स्टार्स ट्विंकल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कैसे स्काई ब्लू दिख रहा है। ऑल डिपेंड्स ऑन द एटमॉस्फेयर। और इसका आप देखते हैं कि रिफ्रैक्शन का फिनोमेना पहले। ठीक है, तो आप अगर एटमॉस्फेयर को देखें, अलग अलग लेयर्स में है। आप एटमॉस्फेयर के सबसे नीचे वाली लेयर को देखेंगे तो इसके ऊपर बाकी सब लेयर्स का प्रेशर है, तो सबसे नीचे वाली लेयर पे प्रेशर सबसे ज्यादा है। जैसे जैसे हम एटमॉस्फेयर की दूसरी लेयर, तीसरी लेयर में एंटर करेंगे, उसके ऊपर वाली लेयर्स कम हो जाएंगी और उस पर प्रेशर कम हो जाएगा। अब प्रेशर ज्यादा होगा तो डेंसिटी भी ज्यादा होगी। तो यहाँ से हमने कन्वे करा कि क्योंकि एटमॉस्फेयर की नीचे वाली लेयर पे बाकी सब लेयर्स का प्रेशर है, इस वजह से एटमॉस्फेयर की नीचे वाली लेयर की डेंसिटी ज्यादा है। जितना हम ऊपर जाते जाएंगे उतनी डेंसिटी कम होती जाएगी। अब आप बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन इसमें ये भी होगा कि मैम हमको तो ये पता है द हायर वी गो द कूलर इट इज, तो जब हम ऊपर ऊपर जाएंगे कूलर होता जाएगा तो डेंसिटी तो बढ़नी चाहिए, है ना। तो व्हेन वी कम अक्रॉस दिस होल डेंसिटी एंड प्रेशर का कॉन्सेप्ट ना, तो प्रेशर यहाँ पे इज मच मोर देन द टेम्परेचर। क्योंकि जब आप ऊपर ऊपर जाओगे, नो डाउट आपका टेम्परेचर कम हो जाएगा, डेंसिटी बढ़ जाएगी, मगर एयर का मॉलिक्यूल्स ही नहीं है, आपके पास एयर की उतनी लेयर ही नहीं बची कि वो डेंस हो जाए। क्योंकि एयर का जितना भी प्रेशर है, जितनी भी एयर की लेयर्स है, उनका प्रेशर तो नीचे वाली लेयर पे पड़ रहा है, तो ऊपर वाली लेयर में उतना एयर बचा ही नहीं है कि वो कम टेम्परेचर की वजह से नीचे वाली लेयर से डेंसिटी में जीत जाए। तो इन जनरल प्रेशर यहाँ डोमिनेटिंग फैक्टर होता है और प्रेशर सबसे नीचे वाली लेयर में सबसे ज्यादा होता है, जिस वजह से नीचे वाली लेयर सबसे ज्यादा डेंसर होती है। द लेयर क्लोज टू ग्राउंड इज डेंसर। और जितना हम ऊपर ऊपर जाएंगे उतना हम रेयरर लेयर्स में चलते जाएंगे। और उसके बाद वैक्यूम है, वो तो रेयर है ही, उसमें तो एयर है भी नहीं। ठीक है, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट जहां पे हम ये बोल रहे हैं कि ग्राउंड के पास डेंसर मीडियम है और जितना हम ऊपर ऊपर जा रहे हैं उतना एटमॉस्फेयर रेयरर होता जा रहा है। ग्राउंड के पास डेंसर इसलिए है क्योंकि प्रेशर ज्यादा है बाकी सब लेयर्स का, जिसकी वजह से डेंसिटी बढ़ रही है। प्रेशर इज डोमिनेटिंग ओवर टेम्परेचर। ओके, आगे बढ़ते हैं इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हुए रिफ्रैक्शन में। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के ये कुछ फिनोमेनास हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं जो हम देख पा रहे हैं, इन्हीं को हम डिटेल में समझेंगे कैसे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स होती है। सबसे पहला तो आप जब स्टार को देखते हैं ना बेटा, तो स्टार आपके एटमॉस्फेयर के बाहर है। से फॉर एग्जांपल ये हमारा अर्थ है और ये बाहर स्टार है जिसको मैं देखना चाहती हूँ, है ना बेटा। अब यहाँ तो है वैक्यूम,
अब यहाँ तो है वैक्यूम, क्योंकि एटमॉस्फेयर से बाहर तो वैक्यूम है, ठीक है, मतलब रेयरर मीडियम है। और जैसे ही मैं एटमॉस्फेयर की तरफ जाऊंगी, फिर अब डेंसिटी बढ़ती जाएगी, क्योंकि मुझे पता है कि बिल्कुल नीचे नीचे लेयर्स पे जाते हुए डेंसिटी बढ़ रही है, तो ये भी रेयरर होगी इसकी। फिर उसके बाद आप डेंसिटी बढ़ा रहे हो, ये डेंसर हो रही है, इसकी डेंसिटी और ज्यादा बढ़ रही है, तो आप रेयरर से डेंसर की तरफ जा रहे हो। और एटमॉस्फेयर की अलग अलग लेयर की भी डेंसिटी अलग अलग है, तो ये जो आपकी लाइट रे आ रही है ना, ये बार बार एक एक लेयर को क्रॉस करते हुए अपने पाथ को डेविएट करती है। अब पाथ डेविएट करने से हो क्या रहा है, एक डेविएशन दिखा रही हूं मैं। मान लो ये हमारा स्टार है, और ये एक्चुअल में जब हमारे एटमॉस्फेयर से गया, जिसका कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीजिंग था, हम जानते हैं डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, तो आप जब नीचे नीचे जाओगे, मीडियम डेंसर होता जाएगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता जाएगा। ओके, तो जब हम नीचे जा रहे हैं, तो ये टुवर्ड्स नॉर्मल जाते हुए इस आंख के पास चला गया, ह्यूमन आई के पास। अब ऑब्जेक्ट तो हमें नहीं पता है कहाँ है, तो आई कैसे इंटरप्रेट करेगी कि मुझे रोशनी आ कहाँ से रही थी, तो एक्चुअली आई एक स्ट्रेट लाइन बनाएगी उसी के अक्रॉस, वर्चुअल, और वो हमारी अपेरेंट पोजीशन हो जाएगी। अच्छा, हमें यहाँ नहीं दिख रहा, हमें यहाँ दिख रहा है, ये हुआ क्यों, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। अब ये तो मैंने एक डिफ्लेक्शन दिखाई है ना, और क्योंकि एटमॉस्फेयर की लेयर्स का अलग अलग डेंसिटी है, तो वो बार बार डिफ्लेक्ट हो रही है, तो ये अपेरेंट पोजीशन कितनी बार बदल रही है, यहाँ यहाँ यहाँ, तो ये अपेरेंट पोजीशन बदलने की वजह से ही हमें स्टार डिम और ट्विंकल करता हुआ दिखाई दे रहा है। कॉमन लैंग्वेज में समझे तो मान लो स्टार यहाँ है, और सामने जो आपका एयर है उसकी डेंसिटी बदलती जा रही है, एयर एक फ्लूइड है, हाँ, तो ये कंटिन्यूसली मोशन में रहेगा, डेंसिटी कंटिन्यूसली बदलेगी, और आपको कभी भी स्टार अपने नेचुरल पोजीशन पे नहीं बल्कि अपेरेंट पोजीशन पे दिखेगा। अब एक अपेरेंट पोजीशन पे दिखता तो थोड़ा राइज होता हुआ दिखता, और शायद एक बार दिखता। अब क्योंकि एटमॉस्फेयर की लेयर्स का भी डेंसिटी अलग अलग है, तो बार बार अपेरेंट पोजीशन चेंज हो रही है, जिसकी वजह से वो ब्लिंक करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये स्टार नहीं है जो ट्विंकल करता है, इट्स योर एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, जिसकी वजह से स्टार आपको ट्विंकल करता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है आपका एडवांस्ड सनराइज एंड डिलेड सनसेट। तो ये भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से हो रहा है कि आपको सनराइज होने से 2 मिनट पहले सनराइज करता हुआ दिखाई देता है, और सनसेट होने के 2 मिनट बाद तक आपको सनसेट दिखता है। अब इसमें भी सेम फंडा है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का। तो बेटा मान लीजिए आप यहाँ अर्थ पे इस पॉइंट पे हैं, और ये है आपका होराइजन, यानी कि द फारदेस्ट यू कैन सी, आप उन्हीं चीजों को देख पाते हैं जो होराइजन से ऊपर आए, है ना बेटा। और अब जब आपका ये सन, हम सनराइज की बात कर रहे हैं, सनराइज होते टाइम पे सन अभी होराइजन से नीचे है, हमें दिखना नहीं चाहिए, है ना, लेकिन आप चेक करें तो सन से ये वाला पोर्शन तो हो गया वैक्यूम, और यहाँ अब आपकी डेंसिटी बढ़ती जाएगी, क्योंकि अब आप एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर हो गए हैं, और अर्थ से अर्थ की तरफ जाते हुए आपकी डेंसिटी बढ़ रही है। तो हम जा रहे हैं रेयरर टू डेंसर मीडियम, तो हमारी लाइट की रे इस सन से जा रही है टूवर्ड्स नॉर्मल, और हमारी आई इसको कन्वे कैसे करेगी कि अच्छा ये लाइट सोर्स कहीं यहाँ दिख रहा है, मुझे वर्चुअल सोर्स इसको दिख रहा है, क्योंकि ह्यूमन आई स्ट्रेट, वो क्योंकि लाइट सोर्स को नहीं देख पा रही है, जो रे आएगी वो बिल्कुल उसी की डायरेक्शन में फिगर आउट करेगी कि वही मेरा लाइट सोर्स होगा। तो एक्चुअल में सन यहाँ है, मगर अपेरेंट पोजीशन ऊपर दिख रही है। दैट इज हाउ यू सी सन 2 मिनट पहले सनराइज से। सेम फिनोमेना अप्लाइज टू सनसेट, आपको 2 मिनट बाद तक भी दिख जाता है। सेम, क्योंकि आपको एक्चुअल पोजीशन नहीं दिख रही होती है, अपेरेंट पोजीशन दिख रही होती है, और अपेरेंट पोजीशन इसलिए दिख रही होती है क्योंकि एटमॉस्फेयर की डेंसिटी अलग अलग है। हम जब रेयरर टू डेंसर जाते हैं तो टुवर्ड्स नॉर्मल जाते हैं, और ये लाइट की रे डिफ्लेक्ट होती है। सूरज यहाँ है, हमें ये रे ऐसे आनी चाहिए थी, लेकिन अब क्योंकि बीच में एटमॉस्फेयर है तो ये रे डिफ्लेक्ट हो रही है, तो हमें कहीं और दिख रहा है वो, और वो जो कहीं और है वो होराइजन से ऊपर, तो 2 मिनट पहले आपको दिख रहा है।
ओके, तो यहाँ अगर आप चेक करें तो ये हमारा एटमॉस्फेयर जो कि मैंने येलो बॉल से दिखाया, और ये है हमारा अर्थ, और यहाँ पे बिल्कुल टॉप पे है ऑब्जर्वर। ये होराइजन है जहाँ पे ऑब्जर्वर को चीजें दिखनी चाहिए। अब ये एक्चुअल में सनराइज हो रहा है, यानी सन अभी होराइजन से नीचे है, पर क्योंकि एटमॉस्फेयर की डिफ्रैक्शन टुवर्ड्स नॉर्मल हो रही है और ह्यूमन आई उसको परसेप्ट कर रही है कि ये ऐसे आ रही है, तो ये इसकी अपेरेंट पोजीशन बन रही है, इस वजह से हमें दिख रहा है 2 मिनट पहले। सिमिलरली सनसेट के टाइम पे आपको सनसेट 2 मिनट पहले दिख जाता है, क्योंकि अपेरेंट पोजीशन दिखती है, एक्चुअल पोजीशन नहीं दिखती है, और वो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से हो रहा है। ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट, एक बेसिक केमिस्ट्री का फिनोमेना जिसमें हमने पढ़ा था कोलाइड्स, ट्रू सॉल्यूशंस, सस्पेंशंस, और हमने ये फिगर आउट करा था कि जब भी सॉल्यूशन जो है अगर वो ट्रू सॉल्यूशन है तो उसमें जो आपके सॉल्यूट पार्टिकल्स है फाइन होते हैं, नेक्ड आई से हमें नहीं दिखते, और वो लाइट को स्कैटर भी नहीं करते। लेकिन जब आप कोलाइड में जाते, जैसे मिल्क का आपने ले लिया मिक्सचर, तो जब आप उसमें जाते हैं पार्टिकल्स आपको नेक्ड आई से नहीं दिखते, लेकिन पार्टिकल्स लाइट की रे को ट्रेस कर पाते हैं, तो हम कहते हैं कि वो ने टिंडल इफेक्ट शो करा। या फिर जब आप सस्पेंशन में देखते हैं, जैसे कि मड वाटर आपने ले लिया, तो उसमें भी वो जो पार्टिकल्स है लाइट की रे को स्कैटर करते हैं और आपको लाइट का पाथ दिख जाता है। यही सेम एग्जांपल अगर आप डे टू डे लाइफ में देखें तो दिस इज लाइट बिल्कुल होल से आती हुई, या फिर फॉरेस्ट कैनपी में जब लाइट आती है तो एटमॉस्फेयर में मिस्ट, पॉल्यूटेंट्स, एरोसॉल्स होते हैं, और वो जो लाइट की रे है वो बिल्कुल ऐसे आती है उन पार्टिकल से स्कैटर होती हुई, तो आपको ऐसे कुछ दिखती है, एंड द इफेक्ट इज टिंडल इफेक्ट। ओके, इसी बात से एक प्रैक्टिकल इंटरप्रिटेशन है इसका स्कैटरिंग का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है ब्लू कलर ऑफ द स्काई, और दूसरा है सेम फिनोमेना से होता हुआ कलर ऑफ वाटर इन द डीप सी। अब मेरी बात अंडरस्टैंड करिए, जब आपकी सोलर रेडिएशन, वाइट बीम ऑफ लाइट आ रहा है सन से एटमॉस्फेयर की तरफ, तो उसके अंदर कितने कलर्स है? 7, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। हम जानते हैं रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट छोटे छोटे पार्टिकल्स रेड का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। अब हमारे पास वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, नीचे वाली वेवलेंथ वाली रेज, तो ये जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर पार्टिकल्स है ना, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, डस्ट पार्टिकल्स, स्मोक पार्टिकल्स, इनकी वेवलेंथ ब्लू लाइट की वेवलेंथ से मिलती जुलती है। तो जैसे ही ये उससे टकराती है व्हाइट लाइट, ये व्हाइट लाइट में प्रेजेंट ब्लू लाइट को स्कैटर करते हैं, और जैसे ही ब्लू लाइट स्कैटर होती है आपको स्काई का कलर जो है वो ब्लू दिखता है। तो स्काई का कलर ब्लू नहीं है, ये आपके सनलाइट का ब्लू पार्ट है, ब्लू कलर है जो कि स्कैटर हो गया है। तो क्या पूरा का पूरा ब्लू कलर स्कैटर हो जाता है और फिर हमें जमीन पे दिखना नहीं चाहिए सनलाइट की वजह से ब्लू कलर? ऐसा नहीं होता। ऑलमोस्ट 5 to 10% ही स्कैटर होता है, बाकी 95% आप तक पहुंचता है ब्लू लाइट भी, उसका कुछ पोर्शन जो है वो स्कैटर हो जाता है ड्यू टू पार्टिकल्स प्रेजेंट इन दी एटमॉस्फेयर, ड्यू टू एयर गैसेस प्रेजेंट इन दी एटमॉस्फेयर। यही सेम चीज आपके यहाँ पानी के साथ भी होती है। डीप सीज आपको ब्लू क्यों दिखते हैं? क्योंकि उसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स है या वाटर इटसेल्फ वो लाइट को स्कैटर करते हैं, और स्कैटरिंग सबसे ज्यादा ब्लू पोर्शन ऑफ लाइट की होती है बिकॉज ऑफ इट्स वेवलेंथ, तो वो आपको ब्लू दिखता है। ठीक है, तो रेड सबसे कम स्कैटर हो रहा है। अच्छा, कैसे समझेंगे कि रेड सबसे कम स्कैटर हो रहा है? उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन कहाँ है? यू हैव सीन, जब हम बहुत ही ज्यादा पोल्यूशन में होते हैं या फिर जब एटमॉस्फेयर में एकदम धुंध छा गई होती है, तो अगर आपका जो ट्रैफिक सिग्नल्स है या फिर कोई डेंजर साइंस है वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको रेड कलर में दिखते हैं। वो ऐसा इस वजह से करा गया है कि वो रेड कलर कम स्कैटर हो। अगर आप दूर धुंध में भी है तो धुंध के पार्टिकल उस रेड लाइट को स्कैटर ना करें और आपको एग्जैक्टली दिख जाए कि वो बोर्ड आपसे या साइन बोर्ड आपसे क्या कहना चाहते हैं। लेट्स अज्यूम मैंने उस बोर्ड को ब्लू लाइट में रखा और फिर एकदम धुंध है। अब जब मैं उस बोर्ड को देखना चाहूंगी मुझे सिर्फ ब्लू लाइट का एक बैंड दिखेगा, व्हाट एग्जैक्टली इज रिटन इन इट वो मुझे नहीं दिखेगा। तो इस वजह से जो भी डेंजर बोर्ड्स वगैरह हैं, सिग्नल बोर्ड्स हैं, वो आपको रेड कलर में दिख रहे हैं। वो स्कैटरिंग को अवॉइड करने के लिए बनाए गए हैं, है ना? जीनियस। ओके, आगे बढ़ते हैं।
हम अभी तो बोल रहे थे आप रेड कलर स्कैटर होता है, सॉरी ब्लू कलर स्कैटर होता है तो ब्लू दिखता है, अब रेड क्यों दिख रहा है? क्या रेड कलर स्कैटर हो रहा है? ना ना, रेड कलर स्कैटर नहीं हो रहा है, ब्लू कलर ही स्कैटर हो रहा है। लेकिन आप अंडरस्टैंड करिए, इमेजिन आपका एटमॉस्फेयर एक ब्लैंकेट की तरह है ना, पतला सा ब्लैंकेट की तरह है। तो अगर रेज ऐसे वर्टिकली जा रही है तो ब्लैंकेट पतला है, जल्दी जा रही है। लेकिन अगर मैं होराइजन पे देख रही हूँ तो मैं इसकी हॉरिजॉन्टल लेंथ पे देख रही हूँ, मतलब अब मैं बहुत ज्यादा एयर को कवर कर रही हूँ। तो जब आप सनसेट और सनराइज देख रहे होते हैं, आप होराइजन की तरफ देख रहे होते हैं। होराइजन यानी कि योर कवरिंग बहुत बड़ा पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर, और इस बड़े पार्ट में आपका ब्लू लाइट ऑलरेडी स्कैटर हो चुका होता है। अब बचा कौन रहता है? रेड कलर। दैट इज वाई आपको रेड कलर जो है वो दिखता है सनसेट और सनराइज पे। रीजन एंड लॉजिक बीइंग, होराइजन तक देखते देखते आप एटमॉस्फेयर का एक अच्छा खासा पोर्शन कवर करते हो, और इतने ज्यादा पोर्शन में बहुत ज्यादा ब्लू लाइट स्कैटर कर जाती है एंड बचती है आपकी रेड लाइट जो आपको सनराइज और सनसेट पे दिखती है। कुछ ऐसी, यहाँ हम कह सकते हैं अगर सन आपके बिल्कुल ओवरहेड है तो डिस्टेंस कम है, क्योंकि आप एटमॉस्फेयर में वर्टिकली देख रहे हो, ठीक, 5 लेयर्स को देख रहे हो, तो ज्यादा ब्लू लाइट स्कैटर नहीं करेगी, ब्लू लाइट फिर भी रहेगी, तो आपको सन हल्का सा वाइटिश रेडिश जो आपका कलर है स्काई का, वो नहीं दिखेगा। उसके बाद अगर आप होराइजन पे देख रहे हो यानी कि सनसेट और सनराइज को देख रहे हो, तो आप मोस्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर तो कवर कर रहे हो, क्योंकि अब आप ऐसे देख रहे हो और उसमें आपकी ब्लू लाइट स्कैटर हो चुकी है। तो व्हाट यू सीइंग इज द रिमेनिंग रेड येलो, ये वाला पोर्शन, मतलब बड़ी वेवलेंथ्स का पोर्शन, ठीक है। तो इस तरह हम देख पाते हैं कि रेडिश जो है आपको स्काई दिखता है सनसेट के टाइम पे और सनराइज के टाइम पे। तो ये कुछ बेसिक प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस थी आपकी चैप्टर लाइट की, जिसमें आपने कलरफुल वर्ल्ड देखा, जिसमें कुछ फिनोमेनास देखे, डिस्पर्शन जिसकी वजह से रेनबो बन रहा था, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फंडा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का भी था, फिर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन जिसकी वजह से ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स आपने देखी है, जिसकी वजह से आपने देखा कि कैसे स्टार्स ट्विंकल कर रहे थे, और जिसकी वजह से, अच्छा एक और बात, जैसे कि मैंने कहा कि स्टार्स ट्विंकल करते हैं, तो क्या प्लैनेट्स भी ट्विंकल करते हैं? तो आंसर है नहीं, प्लैनेट्स ट्विंकल नहीं करते। रीजन बीइंग, अगर स्टार बहुत छोटा है, छोटा नहीं है बहुत दूर है, तभी हमको छोटा दिख रहा है, तो स्टार हमारे लिए एक बिल्कुल डॉट साइज्ड स्ट्रक्चर हो गया, उसमें उसके सामने एटमॉस्फेयर में जब भी चेंजेस आती है उसकी अपेरेंट पोजीशन चेंज होती जाती है और हमें वो ट्विंकल करता हुआ दिखाई देता है। लेकिन प्लैनेट हमसे स्टार के कंपैरिजन में क्लोज है, तो प्लैनेट को हम पॉइंट साइज नहीं मान सकते। प्लैनेट कैन बी ट्रीटेड एज डिस्क, और ये डिस्क बहुत सारे पॉइंट सोर्सेस का बना होगा, और भले ही आपको एक पॉइंट सोर्स ऐसा ट्विंकल करता हुआ दिखाई दे, उस टाइम पे दूसरा ट्विंकल नहीं कर रहा होगा, तो ओवरऑल ये डिस्क में कभी ना कभी आपको लाइट दिखी जा रही है। तो प्लैनेट ट्विंकल नहीं करेगा हमारे लिए जब हम एटमॉस्फेयर में हैं, और स्टार्स ट्विंकल करेंगे, बिकॉज प्लैनेट्स बीइंग नियर कैन बी ट्रीटेड एज नॉट पॉइंट सोर्सेस बट अ डिस्क मेड अप ऑफ मेनी पॉइंट्स, है ना। तो उसमें कोई तो पॉइंट आपको दिख ही जाएंगे, भले ही कोई और आपके अपेरेंट पोजीशंस चेंज कर रहे हैं। ठीक है बेटा, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच।